यूपी के एक गांव की सच्ची कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां 11 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। मर्द औरत बच्चे कोई भी हो या फिर उनकी कोई भी उम्र हो, उसके साथ कैसे हवसपरत मर्द जुल्म करते हैं। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए वह बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरी 11 साल की बेटी का पेट फूलने लग गया था और मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं ये क्या हो गया है। मेरी बहू कहने लगी, माँ जी इसका चेकअप करवाते हैं। और मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, कुछ ऐसा ना करना जिससे हम पर सब थू थू हो जाए। मैं और बहू डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा दिल कांप गया। तारा को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव नहीं दिख रहे थे कि जिसे देखकर लगा था कि उसने किसी के साथ गलत काम किया है। बेटी को मैं अब सबसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता, अगर उसे कोई भी देख लेता तो हम सब का जीना मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी बहू को भी कहा था कि यह बात वह अपने पति को ना बताए। जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह तारा की यह बात किसी को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता है या फिर किसी ने बाहर से ही। मुझे उसके बिस्तर पर पड़े हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई। मेरा नाम लीला है और मेरी उम्र 22 साल थी जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी। मेरे 2 बच्चे थे। पहला बच्चा तो ऊपर वाले ने शादी के फौरन बाद ही दे दिया, जो कि लड़का था। मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था कि ऊपर वाला करे कि मेरी बेटी हो, मैं भी उसके नाज नखरे उठाऊं, उससे बातें करूं। मगर मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पतिदेव कई बार मुझे बोल चुके थे कि यह तो ऊपर वाले की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो ऊपर वाले को मंजूर हो। तुम हर वक्त रोती ना रहा करो। हर काम में कोई ना कोई फ़ायदा छुपा होता है। हो सकता है इसी से कोई बेहतरी हो। ऊपर वाले के फैसले पर यकीन रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो मेरे पति इसी तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मिन्नतें मुरादें मांगी थीं। ऊपर वाले ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इस वक्त मेरा बेटा 14 साल का था। पहली औलाद का इतना बड़ा होने के बावजूद दूसरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा अजीब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही महीना था कि घर में आग लग गई, तो कभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 के 9 महीने में कोई न कोई अपशगुन होते रहे। लोगों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से पुकारना शुरू कर दिया था। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा यकीन था कि यह सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता और ना ही कोई बच्चा या इंसान अपशगुन होता है, क्योंकि गांव के लोगों में वही पुरानी रस्म रिवाज और वही सोच पाई जाती है। इसलिए उनको ये सब लगता था। मेरे 9 महीने पूरे हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे पति को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वह वक्त मेरे पति पर कयामत जैसा था। ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी और चांद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई थी। जब मुझे होश आया, मेरे पति ने मुझे यह खुशखबरी सुनाई तो मेरे पैरों तले जमीन नहीं टिक रही थी। मैं बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी का सुख दिया है। मैंने अपनी बेटी का नाम तारा रखा था। सभी मेरे नाम रखने पर हैरान थे कि ये कैसा नाम है, मगर मुझे अपनी बेटी चांद का टुकड़ा लगती थी, इसलिए मैंने उसका नाम तारा रख दिया था। मेरा बेटा मनीष अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वह स्कूल से आता तो अक्सर गुमसुम रहता था। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उसने कहा कि स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तुम 14 साल के हो चुके हो और तुम्हारे माँ बाप को अब बेटी पैदा की है। हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातों पर
बहुत मारते हैं या फिर डांट कर चुप करवा देते हैं, मगर बच्चे सभी बातें समझते हैं। हमारा ज़माना और था। आजकल के बच्चों के खुद के मसले इतने हैं कि वह अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब मनीष ने मुझे ये बात बताई तो एक पल को मैं कांप गई, क्योंकि अपने बेटे को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैं उसके पास बैठ गई और मैंने उसे बताया कि बेटा, यह तो ऊपर वाले की देन है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन आई है जिससे तुम हर दुख सुख बांट सकते हो जब वह बड़ी होगी। मैंने उसे समझाया कि मनीष, अगर कल को तुम्हारे बाबा और मैं इस दुनिया में नहीं रहे तो तुम अकेले होगे, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो क्या तुम लोगों से बांटते फिरोगे? तो उसने कहा, नहीं माँ। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, तब वह बात अपनी बहन से कर सकते हो, वह किसी को नहीं बताएगी और वह तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। मनीष समझदार था, उसे मेरी बात समझ आ चुकी थी। तारा से हम सब बहुत प्यार करते थे। वह दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यूँ लगता था कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। मैं रोज़ उसकी नज़र उतारती थी। एक बार तारा 6 साल की थी कि उसे बुखार हो गया। हमने गांव और आसपास के सभी शहर छान मारे, डॉक्टर से इलाज करवाते रहे, मगर उसे आराम न हुआ। तंग आकर गांव में एक माई थी जिसका नाम बहुत सुन रखा था। वो बच्चों पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक मारती थी। मैं तारा को लेकर वहाँ गई तो माई मेरी बच्ची को देखते ही कहने लगी कि तेरी बेटी, इसका चेहरा छुपा कर रखा करो, किसी दिन तुम्हारी यह बच्ची किसी अपने के हाथों तबाह हो जाएगी। छोटी उम्र में यह तुम्हारा मुंह काला कर देगी। मेरे पति उस वक्त साथ थे। वह तारा और मुझे लेकर फ़ौरन घर आ गए और मुझे खूब डांटा कि मैं यह कैसे कैसे लोगों के पास उनकी बेटी को लेकर जा रही हूँ। उस माई की बात सुनकर मैं डर चुकी थी। मुझे अपनी बच्ची के नसीब से डर लगने लगा था। उसके स्कूल जाने और पढ़ने के दिन थे। उस माई की बात सुनकर मैंने उसे स्कूल भी ना जाने दिया और घर बैठा लिया। मेरे पति ने इस बात पर खूब शोर मचाया, मगर मैं अपनी बात से 1 इंच तक ना हिली। तारा अब समझदार हो चुकी थी। उसकी उम्र 9 साल की थी। वह अक्सर घर से बाहर खेलने के लिए जाती और घंटों आकर रोती कि बाहर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अनपढ़ है। मैं अपनी बच्ची का दुख समझती थी, मगर एक माँ होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। मनीष ने भी बहुत जिद की थी कि मैं गलती कर रही हूँ। वह अपनी बहन को खुद ही स्कूल छोड़कर आया करेगा और लेकर भी आया करेगा, मगर मैंने अनुमति न दी। मनीष जैसे 23 साल का हो चुका था, बेटा जवान हो चुका था, उसने बीए तक पढ़ाई हासिल कर ली थी और शहर के सबसे बड़े किसी ऑफिस में काम करता था। कई बार उसके रिश्ते घर आ चुके थे, मगर मुझे वो अभी छोटा सा मनीष ही लगता था। कई बार मुझे रिश्तेदारों में से लोगों ने कहा कि बेटे की शादी जल्दी कर लो, वरना ऐसा ना हो कि वह बगैर बताए शहर में छुपकर शादी कर ले। यह बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने बेटे की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए और जब मनीष को पता चला तो मनीष ने कहा, माँ आप जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगा। मेरे पति की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्होंने बेटे का रिश्ता पास के गांव में ही तय कर दिया। लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने जब मना किया तो मेरे पति ने कहा, मैं अब जवान दे चुका हूँ और लड़की अच्छी है, हमारी सेवा करेगी और मनीष को भी खुश रखेगी। तुम्हें किस बात का डर है? तारा भाई की शादी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। इस वक्त वह 9 साल की थी कि जब मनीष की हमने शादी कर दी और शिल्पी को बहू बनाकर घर ले आए और शिल्पी घरदारी में माहिर थी। शादी के 3 महीने में वह हम सबका दिल जीत चुकी थी। मैं तो उसे दुआएं देती ना थकती थी कि चलो ऊपर वाले ने इतनी अच्छी बच्ची मेरे बेटे की दुल्हन बना दी। तारा हर वक्त भाई भाभी करती रहती थी। शिल्पी के आने के बाद भी मनीष तारा को ज़्यादा वक्त देता था जैसे शादी से पहले देता था। शिल्पी इस बात का हमसे शिकवा तो ना करती थी, मगर मैं यह बात उसके चेहरे पर पड़ चुकी थी। मैंने मनीष को यह बात समझाई कि बेटा इस बात का ख्याल रखो कि पत्नी और बहन में कोई बात ना हो। तुम उसे ज़्यादा वक्त देते हो और उसे कम। बेटे की शादी को 7 महीने हो चुके थे, मगर मैंने नोट किया था कि मेरी बहू का अपने मायके आना जाना बहुत है। वह हर हफ्ते में 2 बार मायके चक्कर लगाती थी, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने बहू को मना किया तो उसने कहा, माँ जी पास के गांव में शादी करवाने का यही तो फ़ायदा है कि जब मर्जी अपने
माँ बाप के मिलने चले जाओ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। बहू की बातचीत मुझे अब एक आंख नहीं भाती थी। मुझे लगता था जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर किसी बच्ची के बर्थडे की पार्टी थी, तो मैं वहाँ चली गई। तो मुझे एक औरत ने कहा, लीला तुम्हारी बहू शिल्पी गांव के चौधरी के घर क्यों जाती है? तुम जानती नहीं हो वह लोग कितने खतरनाक हैं। आखिर पूरे गांव में उनकी दहशत है, तुम उसे मना क्यों नहीं करती? यह बात सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि बहू ने तो कभी चौधरी साहब के घर जाने का जिक्र मुझसे नहीं किया था। घर आकर भी मैं ये बात सोचती रही, मगर मुझे कोई जवाब ना मिला। तारा भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी रहने लगी थी। उसका रंग पीला पड़ने लगा था। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान थी, और अगर मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा तो बहू ने मुझे रोक लिया कि वैसे ही खाने पीने की कमी है, 7-8 दिन तक अपनी ननद को अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी तो देखना माँ जी कैसे ठीक होती है। मैं उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गई थी। तारा को बहू पिछले 7 दिनों से ताकत की चीज़ें खिला रही थी, मगर वह थी कि दिन ब दिन कांटा बनती जा रही थी। मेरी बहू मुझसे पूछकर उसे अपने घर ले गई कि माँ जी इसका वहाँ दिल बहल जाएगा। मैंने भी अपनी बेटी को अनुमति दे दी कि चलो ले जाओ। तारा जो चांद का टुकड़ा थी, मगर अब उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह पहली वाली तारा है। दिन गुजरे जा रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ फ़र्क ना आया। मैंने कई बार अपने पति से इस बात का जिक्र किया तो वह कहने लगे, शहर ले चलते हैं, मनीष जिस दिन घर आएगा। मनीष अब हफ्ते 10 दिन के बाद घर आने लगा था। ऑफिस में शायद काम बढ़ चुका था। तारा का जन्मदिन था, वह पूरे 10 साल की होने वाली थी। उसके जन्मदिन में 1.5 महीना रह गया था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे, मगर तारा पहले की तरह अपने जन्मदिन का सुनकर खुश नहीं हुई थी। वह हर वक्त एक ही तरफ घूमती रहती थी। कुछ भी बात करते तो खोए खोए दिमाग से काम लेती थी। कई बार मैंने देखा कि मेरी बहू उसे स्टोर रूम में ले जाती है और काफ़ी देर बाद वहाँ से निकालती है। एक दिन जब मैंने बहू से पूछा तो कहने लगी, माँ मैं तो इसको ध्यान बटाने के लिए इसे पुरानी चीज़ें दिखाती हूँ। मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता था। तारा का पेट बड़ा होता जा रहा था। देखने वाले को लगता जैसे वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, और उसे 7वां-8वां महीने लगा। तारा का फूला पेट देखकर मैं डर गई। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम तारा को अक्सर अपने घर ले जाती हो, वहाँ कुछ हुआ है क्या? तो उसने मुझे कहा, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ उसे अपनी बहन समझा है। मैंने ये बात उसे कहीं भी बताने से मना किया था। जब मैं तारा से कुछ पूछती तो वह बस एक तरफ देखती रहती, कोई जवाब ही न देती। अगर यह बात घर से बाहर चली जाती तो न जाने पूरे गांव में हमारी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ती। मेरे पति तो मुझे जिंदा ही ज़मीन में गाड़ देते कि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। मैं और बहू उसे रात के समय छुपाकर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, तो उस डॉक्टर ने देखते ही ऐसा राज खोला कि मैं तो वहीं ढेर हो गई। उसने देखते ही मुझे बोल दिया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और 1 आधे महीने में बच्चा जनने वाली है। यह बात सुनकर हैरानी में आ चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार टेस्ट तो कर लें, तो वह गुस्सा हो गई। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? मैंने कहा, नहीं, आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है। पहले ध्यान नहीं देते? जब औलाद ऐसे चांद चढ़ाती है तो डॉक्टर्स को झूठा कहते हैं। डॉक्टर ये बात कहकर चली गई। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। तारा को मैं और बहू घर ले आए। उसके बाद वह ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। मनीष उसके बारे में जब भी पूछता तो मैं झूठ बोल देती और अपने पति से भी कहती कि वह अपनी मौसी की तरफ रहने गई है, कुछ दिन तक लौट आएगी। मेरी बहू बहुत खुश थी, क्योंकि मनीष उसे शहर लेकर जाने वाला था। उसने मुझे कहा कि अब ऐसे मेरा गुजारा नहीं होता, शिल्पी को मैं लेकर शहर जाऊंगा, कुछ दिन बाद आपसे मिलने आता रहूंगा। मैं तो रो रही थी, बेटा पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा। तारा मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कई बार तारा से सच पूछा, मगर वह खोए खोए से दिमाग से सब सुनती रहती थी। मैं बहुत परेशान थी। उसी दिन मैं सोने के लिए लेटी तो झट से मुझे वह माई याद आ गई, जिससे तारा को बुखार में आराम हुआ था, जिसने कहा था कि वह अपनी बेटी को छिपा कर रखे, वरना यही औलाद मेरा मुंह काला करेगी।
उसी माई की बात बिल्कुल सच थी। जिस औलाद के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की, वही बुढ़ापे में मेरी बदनामी का जरिया बन रही थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं बहू से झूठ बोलकर उस माई के पास आ गई। हो सकता है और किसी तरह मेरी तारा इस मुश्किल से बाहर निकल आए, मगर मुझे उसके ठिकाने पर आकर पता चला कि वह तो दूसरे गांव जा चुकी हैं। बुझे हुए दिल के साथ मैं घर लौट आई और अपनी बहू से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, हो सकता है मेरी वही मदद करे। मैं और बहू जब उसके पास आए तो उसने मेरी बच्ची का बच्चा गिराने से साफ मना कर दिया कि ये गैर कानूनी काम है और दूसरा इसमें आपकी बच्ची की जान को खतरा है। वह अभी छोटी है। मैं परेशान हालत में घर आ गई। समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से अपनी औलाद की खुशियाँ मांगूं। मैंने दोबारा ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना की। उस दिन मैं फिर उस माई की तरफ गई और ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि दूसरे गांव में मुझे वह आसानी से मिल गई। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे एक दवा दी और कहा कि यह अपनी बच्ची को पिला और उसके साथ ही बच्ची के बिस्तर पर खुद सो जा, तुझे पता चल जाएगा तेरी बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हुई है। लीला, मैंने कुछ साल पहले तुझे कहा भी था कि बच्ची पर ध्यान रख, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगत रही है ना। मैं घर आकर तारा को दवा पिला चुकी थी और उसे बहू से छिपाकर स्टोर रूम में सुला दिया और खुद जाकर उसके बिस्तर पर सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी मगर अभी तक मेरा तारा की तरफ ध्यान था। पता नहीं वह ठीक होगी या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, और कल तो बेटा बहू भी शहर चले जाएंगे। मैं इसी सोच में गुम थी कि मुझे कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दम साधे लेटी रही। कुछ ही मिनट के बाद कमरे में धुआं फैलना शुरू हो गया जो मेरे दिस गिस को चढ़ा तो मैं फौरन चौंक कर उठ बैठी थी। इस वक्त कमरे में कौन हो सकता था, मगर जैसे ही मैं उठी मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि कमरे में उस वक्त कोई और नहीं बल्कि आधी रात को तारा की सगी भाभी शिल्पी थी। वह मुझे वहां देखकर डर गई थी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो उस वक्त उसके हाथ में एक मीठी चीज़ थी। मैं गुस्से से उसके पूछने लगी कि तुम यहाँ तारा के कमरे में क्या कर रही हो और यह धुआं किस चीज़ का है। मेरी बात सुनकर वह साफ मुकर गई, मगर मैं जान चुकी थी कि तारा की इस हालत के पीछे शिल्पी है। मेरी आवाज़ सुनकर मनीष और उसके पिता भी वहाँ आ गए। मनीष ने आते ही कमरे की खिड़कियाँ खोली ताकि धुआं बाहर जा निकले। उसके हाथ में खाने लेकर फेंक दिया और कहा, सच बताओ शिल्पी, वरना इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगी। क्या करती रही हो तुम तारा के साथ? मनीष और मेरे पति हैरान थे। वह मुझे कहने लगे कि क्या हो गया है आपको, वह क्यों करेगी ऐसा। मैंने उन दोनों को चुप करवा दिया और उसे कहा, सच बताओ वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी करतूत बताऊंगी। यह सुनते ही शिल्पी कहने लगी, तारा की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। यह सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह मेरी बेटी की खूबसूरती से जलती थी और यही नहीं, मनीष और हम सब तारा तारा करते थे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चौधरी साहब के घर में तारा के लिए कोई गलत दवा लेने जाती थी और वह धुआं रोज़ रात को उसके कमरे में करती, जिससे तारा बीमार पड़ जाए, उसके शरीर के अंग खराब हो जाएंगे, फेफड़े फूल जाएंगे। मुझे उस औरत की बात याद आ गई जिसने मुझे कहा था कि उसने उसे कई बार उसे वहां जाते देखा है, मगर मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोला था। मनीष अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत गुस्सा और गम की हालत में था। उसने मुझसे तारा के बारे में पूछा तो मैंने उसे स्टोर का बता दिया। वह अपनी बहन को स्टोर रूम से जब लेकर आया तो वह उसके फूले हुए पेट को देखकर डर गया, मगर वह सच जान चुका था कि उसकी पत्नी ने क्या किया है। जलन की आग में उसने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी थी। मनीष शिल्पी को लेकर घर से फौरन निकल गया। अगली सुबह मैं अपने बेटे के साथ बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई। मनीष ने बहू को घर से निकाल दिया। मैं अगली सुबह अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने कहा अपनी बेटी को कुछ जहरीला दिया जाता रहा है जिससे उसका जिस्म फूल चुका है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि आपकी बच्ची ठीक हो जाए। तारा का इलाज चल रहा है। मेरे पति को लगता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। अगर वह उस लड़की को अपने घर की बहू न बनाते तो आज उनकी बेटी ठीक होती। तारा का 2 महीने से इलाज हो रहा था और मैं उस डॉक्टरनी के पास गई
जिसने बगैर टेस्ट किए मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा दिया था और मैंने उसे खूब बात सुनाई कि तुम जैसी डॉक्टरों की वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म होती हैं। अगर तुम उस समय टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की यह हालत ना होती। उस डॉक्टरनी ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। तारा अपनी हालत देखकर डर चुकी थी, जिसका उसके दिमाग पर असर हुआ था और वह किसी से भी बात नहीं करती थी। मैंने उस माई से भी तारा का इलाज जारी रखा था। मेरी बहू जलन की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे मेरी बेटी की मासूमियत भी नज़र नहीं आई। एक 11 साल की बच्ची से उसे क्या खतरा हो सकता था। वह तो भाभी भाभी कहते न थकती थी और मेरे पति बहू को माफ़ कर चुके थे, मगर मेरा बेटा उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था। फूलों से पली नाजुक बच्ची को उसने कांटों जैसे दर्द दिया था। जलन रिश्तों को खा जाती है, फिर इंसान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है, और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है या फिर नसीब की बात होती है। इसी तरह जलन और बदले से हम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि दिलों से उतर जाते हैं। जैसे मेरी बहू उतर गई थी। उसकी गलती को हमने माफ़ तो कर दिया था, क्योंकि वह मेरे बेटे के बच्चे की माँ बन चुकी थी, मगर दिलों में आई नफ़रत को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी किसी का घर बर्बाद करके उस पर अपना हक की नींव नहीं रख सकते। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।